शिवसेना की राजनीति हमेशा मराठी अस्मिता की राजनीति रही, महाराष्ट्र की राजनीति रही, बाहरी महाराष्ट्र न आए उसकी राजनीति रही। आज एक बाहरी राज्य में उसकी राजनीति का केंद्र बन गया। बहरहाल एकनाथ शिंदे ने कई आरोप जो उद्धव ठाकरे पर लगाए हैं उसमें उनकी कार्यशैली पर खासकर प्रहार किया है और ये कहा है कि जो बाला साहब के मुद्दे रहे उनकी तिलांजलि उन्होंने सत्ता के लिए दे दी। आज लड़ाई इस बात को लेकर भी है कि जो बागी गुट है वो अपनी पहचान बाला साहब के साथ खोजना चाहता है और धमकी संजय राउत की तरफ से साफ साफ मिल गई है कि बाला साहब के नाम का प्रयोग नहीं हो सकता। कसे बोलले म्हणून हा हिंदू जागा झाला। बाल ठाकरे का बोल्ड अंदाज शिवसैनिकों को रास आता था। सफाई कामगारांना 100% मिळाला। राष्ट्र के संवेदनशील मुद्दों पर भी बाल ठाकरे बिना लाग लपेट अपना मत रखते थे, बिना ये सोचे कि राजनीति इसे किस ढंग से लेगी। त्यावेळेला देशावरती ज्या वेळेला गंडांतर आलेली आहेत, आक्रमण झालेली आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे। शिवराय नसते तर सगळ्यांची सुटका झाली असती। उद्धव की महाआघाड़ी सरकार में शिवसेना का वो रंग गायब रहा। सीएए को लेकर जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तब शिवसेना ने सीएए का विरोध किया। अगर देखा जाए तो ये बाल ठाकरे की विचारधारा से विपरीत था। बांग्लादेश के मुसलमान आ रह चुके, इतनी झोपड़पट्टियां उनकी फैली जा रही हैं। जहाँ जहाँ कोई प्लॉट होता है उस पर धीरे सीधे वो कर देते हैं, आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई मन में डर है की यहाँ एक कानून आहे। कारण एनआरसी जर का लागू केला तर तो केवळ मुसलमानांना नाही तर तो हिंदूंना आणि आदिवासी आणि इतर जे वंचित वगैरे से भटके वगैरे त्यांना सुद्धा तो त्रासदायक होईल। केंद्र सरकार सीएए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई को भारत की नागरिकता देने के लिए लाई थी, जो शिवसेना की पुरानी आइडियोलॉजी से मैच करती थी। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ चल रही उद्धव सरकार में शिवसेना भी अपने असली तेवरों से उलट दिखी। एकनाथ शिंदे ने बगावत के बाद लिखी अपनी चिट्ठी में सीएए विरोध के दौरान शिवसेना की भूमिका पर सवाल भी उठाया है। हालत झालेले त्याही वेळेला यहाँ तक कि बाल ठाकरे वाली शिवसेना में कश्मीर और धारा 370 को लेकर भी काफी कड़ी प्रतिक्रिया रहती थी। मत असेल तर काश्मीर मध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पढ़ा जा। धारा 370 कश्मीर से हटी तो शिवसेना ने फौरी तौर पर तो खुशी जताई, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष के आरोपों के साथ खुद को मिला लिया। कश्मीर में कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है और हम सरकार के साथ पूरी तरह से मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। जो होगा एक बार होगा, बार बार कर्फ्यू नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से कर्फ्यू लगा है, उसका मतलब है कश्मीर के बारे में कोई बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है ये फैसला कश्मीरी जनता और देश के हित में होगा। कश्मीर कोई अलग हिस्सा नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। वो अपने देश का एक हिस्सा है और हमेशा के लिए वो देश का ही बना रहेगा। शिवसेनेचे कार्य केले ते बाल ठाकरे सरकार और समाज दोनों पर नियंत्रण रखने की कला जानते थे। आज उद्धव पर उन्हीं के शिव सैनिकों का आरोप है कि 2.5 साल के शासन में वो मुख्यमंत्री से मिल तक नहीं पाते थे, जबकि सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी के लिए उद्धव के दरवाजे खुले रहते थे। देखिए इस बार क्या शिवसेना में परिवर्तन क्या हुआ है। मैंने बाला साहब ठाकरे का भी इंटरव्यू किया था, उसके बाद उनके उद्धव ठाकरे का भी मैंने इंटरव्यू किया था। उनकी लेगेसी बड़ी क्लियर थी। बाला साहब ने मेरे को कहा था कि ठाकरे परिवार का कोई भी व्यक्ति सत्ता में नहीं आएगा। तो आप देखें तीसरी जनरेशन उसके अंदर आ गई है, जबकि उद्धव ठाकरे ने मेरे को भी इंटरव्यू में कहा सीधी बात ठाकरे के देखते तो उस तरह की कमिटमेंट की थी कि हमारे परिवार के लोग उसके अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि शिवसेना ने जब छोड़ करके कांग्रेस का साथ लिया तो वहां पर कांग्रेस को कोई भी और शिवसेना का व्यक्ति एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसलिए लेगेसी को छोड़ना कि ठाकरे परिवार जब भी है उनका रोल क्या होता था, वो हमेशा राजा नहीं बनते थे, वो किंग मेकर की रोल प्ले करते बाला साहब ठाकरे, इसलिए उनके 2 चीफ मिनिस्टर बने वहां पर।
शिवसेना बदली है या बदली है राजनीति में शिवसेना की भूमिका? ये सवाल भी इस समय उठ रहा है। याद कीजिए, राज ठाकरे भी जब पार्टी छोड़कर गए तब भी कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं गया, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 3 दर्जन से अधिक विधायक खड़े हैं और पोस्टरों में उनकी तस्वीर बाल ठाकरे के समकक्ष लगाई जा रही है। जिन बाल ठाकरे के रहते विरोध का स्वर परिवार तक कभी नहीं आ पाता था, उनके न रहने पर परिवार के निशाने पर है। विरोध का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे विरोध का आधार भी बाल ठाकरे की हिंदुत्ववादी राजनीति को वापस लाने को बता रहे हैं। शिवसेना सोडलेली नाही, बाळासाहेबांचे विचार आणि हिंदुत्व आम्ही पुढे घेऊन जाणार आहोत। जिन भुजबल ने बाल ठाकरे के खिलाफ बगावत का पहला बिगुल बजाया, वो उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल में साथ हैं। जो संजय निरुपम बाल ठाकरे के सामने तेवर दिखाकर कांग्रेस में शामिल हुए, उद्धव उस कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं। बाल ठाकरे दुश्मनों को कभी भूलते नहीं थे। शिवसैनिकों का आरोप है कि उद्धव ने सत्ता के लिए काफी कुछ भुला दिया। शिवसेना के भीतर लाख मनमुटाव हो, लेकिन जब भी ठाकरे परिवार पर कोई संकट आता था तो परिवार एक साथ खड़ा नजर आता था। बाला साहब के दौर तक राज ठाकरे हमेशा उद्धव के साथ संकट के समय खड़े नजर आए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री का आवास गया, पुराने साथियों का विश्वास गया, पार्टी पर भी ठाकरे ब्रांड रहेगा या नहीं, ये सवाल उठने लगा। पक्ष विपक्ष, शिव सैनिक या कोई और, हर कोई मातोश्री के सियासी संकट की चर्चा कर रहा है। पार्टी और पद का बंटवारा होते ही उद्धव और राज में संवेदनाओं का भी बंटवारा हो गया था। बाल ठाकरे की अपील भी राज ठाकरे को वापस नहीं लौटा सकी थी। बाल ठाकरे की कुर्सी के दोनों हत्थे राज और उद्धव अलग हो गए, लेकिन जब जब संकट ब्रांड ठाकरे या ठाकरे परिवार पर आया, राज और उद्धव साथ दिखे। जब उद्धव बीमार हुए तो राज अस्पताल से मातोश्री छोड़ने आए। जब राज अस्पताल में एडमिट हुए तो उद्धव भाई की तरह साथ दिखे। ब्रांड ठाकरे गोंद की तरह एक रिश्ते में दोनों को बांधे था। हालांकि राजनीतिक मनमुटाव भी कम नहीं थे, दोनों अपनी अपनी राजनीति को लेकर एक दूसरे पर आक्रामक थे, लेकिन ठाकरे सरनेम दोनों के पास था, लिहाजा एक मर्यादा भी थी। तनातनी कम हो जाएगी कम से कम। अभी उस दिन के बाद आज तक कहाँ तनातनी हुई है। जब मैं हॉस्पिटल में था तब राज स्वयं मुझे देखने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उनका कुछ दुश्वास करता हूँ या ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति की संकरी गली में दो लोग एक ही महत्वाकांक्षा के हों तो साथ नहीं चल सकते। राज और उद्धव भी धीरे धीरे अपने अपने रास्ते निकलते गए। राज ठाकरे का राजनीतिक करियर सिमटता गया और उद्धव ने नई राजनीति का रास्ता चुन लिया। वैचारिक और सैद्धांतिक तौर पर शिवसेना की परस्पर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर। समय का फेर था ये दृश्य। उद्धव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और राज ठाकरे दर्शक दीर्घा में बैठकर उन्हें देख रहे थे। एक दिन राज ने भी अपनी पार्टी का नया झंडा और निशान बनाया और ओढ़ लिया भगवा। हाल ही में राज ठाकरे ने अजान और लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या, आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। उद्धव और राज एक दूसरे के आमने सामने आ गए। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं
और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? जो पुराने शिव सैनिक थे वो सब देख रहे थे। उन्होंने बाल ठाकरे के सामने राज और उद्धव के साथ सियासत में कदम बढ़ाए थे। वो देख रहे थे कि विचारधारा के टकराव में कौन बाल ठाकरे की विरासत को ओढ रहा है। त्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज रहता है उतना आवाज। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है।